नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव हो रहा है। दिल्ली में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और बहुजन इंटेलेक्चुअल कैसे ले रहे हैं इस पूरे चुनाव को। मैं पिछले 15 दिनों में जो मैं अनुभव कर पाया हूं कि बिहार में पहली बार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हैं। उन्होंने जाति का जो बाइनरी था उसको तोड़ दिया है। जाति अब सिर्फ सवर्ण समाज के साथ जुड़ी हुई है, जो धर्म के नाम पर आरएसएस को और कास्ट सुपरमेसी के लिए वो आरएसएस और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मेरे साथ सारे इंटेलेक्चुअल जुड़ रहे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सोशल साइंटिस्ट है, समाज वैज्ञानिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रोफेसर रतन लाल हैं, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सूरज मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे, सुधांशु जुड़ेंगे, जो लगातार सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे थे और ये हो रहा है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ग्राउंड के हिसाब से बता दूं कि पहली बार जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा कह रहा है कि वो वोट काट लेंगे, यादव कह रहा है पप्पू यादव वोट काट लेंगे, मुसलमान कह रहा है कि वो वैसी को वोट देंगे तो वोट काट लेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव को सब कुछ थाली में सजा के मिलने जा रहा है? और ये हुआ तो कैसे हुआ है? क्या जो SC ST एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ, 4-5 साल से सोशल मीडिया पर जिस तरह से काम हो रहा है वो हुआ, और देश भर में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेल जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल देश भर में भाषण दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, उसका क्या असर है? और क्या सोशल मीडिया और बहुजन समाज के लोग अब उस स्थिति में आ गए हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को काउंटर कर पा रहे हैं? क्योंकि बिहार में हर कोई यही बात बोल रहा है कि भैया हम कुशवाहा को वोट देंगे तो वोट कट जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। मुस्लिम कह रहा है ओवैसी को वोट देंगे तो वोट कट जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। अत्यंत यहाँ तक कि तमाम जो हार्ड कोर जो जिसको कट्टर हिंदू कहते हैं, खासकर जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, ये तमाम लोग जाति बाइनरी को तोड़ रहे हैं। तो क्या बहुजन एकता की बात जो हम लोग कर रहे थे वो फलीभूत हो रहा है? इन्हीं लोगों से समझेंगे। सुधांशु, आप मोबाइल को हॉरिजेंटल कर लीजिए ताकि आपका पूरा फ्रेम आएगा। रतन सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या ये जो मैं बोल रहा था, मैं कोई अभिभूत नहीं हूं, ये ग्राउंड पर मैंने कम से कम लगभग 15 दिन गली मोहल्ले गांव, मैं शहर में नहीं जा रहा हूं, मैं कस्बों में जा रहा हूं, गांव में जा रहा हूं, पंचायत में जा रहा हूं। ये मैंने बेगूसराय में देखा, ये मैंने जो वैशाली में देखा, ये मैंने गया में देखा। और सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है। लग रहा है कि एक सोशली चेंज के लिए जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो शायद अब अमली जामा पहन रहा है। चलिए, बधाई और शुभकामनाएं हैं। और कितना प्रभाव पड़ा है लोगों पर और नेता पर, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, नेता से मैं बिल्कुल इस बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ। जनता पर असर पड़ा है वो कह रहा हूँ। हाँ, तो असर पड़ा है तो वो भी मैं कह रहा हूँ, कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है और उससे अगर असर पड़ रहा है तो चलिए, जेडीयू और बीजेपी हारे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक, एक्टिविस्ट, रिसर्चर, लिखना पढ़ना बोलना ही तो हम लोग का काम है। मोबाइल को ऐसे कर और हाँ, और पे बैक टू दी सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि अपनी जान और नौकरी दांव पे लगा के अपनी जो बात कहनी है, जो संविधान खतरे में है, बहुजन जमात के हक हकूक खतरे में है, अल्पसंख्यक की अस्मिता, अस्तित्व खतरे में है, तो हम लोग अपने सीमित संसाधन में जो बात हो सकता है वो बात हम लोग अपना रिस्क लेकर, खतरा उठाकर करते रहे हैं और करते रहेंगे। समीक्षा होती रहेगी। और ये हम लोगों ने किसी स्वार्थवश नहीं किया था, न करेंगे। हमारी सैलरी मिलती है, दिल्ली में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं। अगर समाज बदल रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो चलिए 1% उसका क्रेडिट आप लोग, हम जैसे एक्टिविस्ट हैं उनको भी दे सकते हैं। और अच्छी बात है, बदलना चाहिए। इसी के लिए तो 5 साल लगातार दिन रात जो है हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि देखिए, जात जात का खेल खेलिएगा खाली, तो उसमें जो है ना सब मारे जाएंगे, सबके हक हकूक मारे जाएंगे। अगर SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो रहा है तो किसी एक जात का नहीं खत्म हो रहा। उसमें आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, एक अवसर था। कि अवसर है तो शंभू सिंह भी बन सकता है, लक्ष्मण भी बन सकता है, रतन लाल भी बन सकता है। एक अवसर था। जब अवसर ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब सबके लिए अवसर खत्म हो गया। तो ये सारे सवाल थे। दूसरा, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों पे हो सकता है कि लीडर बहुत कुछ बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि सब लोगों से वोट लेना होता है, लीडर बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाए,
लेकिन हम लोग को क्या हम लोग को तो सही लग रहा है जो बातें रखनी है। आखिर चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे 5 मार्च का रोस्टर वाला आंदोलन हो, चाहे और बहुत सारे आंदोलन हैं, उस तमाम देश भर के सोशल एक्टिविस्ट ने, एकेडमिशियन ने, जो लेखक हैं, उन लोगों ने उठाया है। बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत लोग जेल गए हैं, तो खतरा तो इन लोगों ने लिया है। चलिए, अगर उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है तो बधाई है आप ये जो पॉलिटिकल, जो हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या लगता है उसको समझाने के लिए भी एक आंदोलन की जरूरत है कि हम जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जनता जो एकजुट हो रही है, इसको आप टेकन टू बी ग्रांटेड न ले, क्योंकि बहुजन लीडरशिप बिना सोशली चेंज की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है और वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक और सवाल आप लीजिए, फिर अगले। नहीं, ऐसा है कि हमारा काम है जागृति फैलाना, नेता का काम है उस जागृति को इकट्ठा करना, और जो वो सरकार में आए तो जन आकांक्षाएं जो है, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का सवाल हो, चाहे अल्पसंख्यक के सुरक्षा का सवाल हो, चाहे जो रिजर्वेशन का सवाल हो, जो अति पिछड़े हैं, चाहे पिछड़े हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी संख्या के हिसाब जो संविधान में है उसको इंश्योर करें कि इतना हम करेंगे ही करेंगे, तभी हमारे आंदोलन का एक गुणात्मक जो क्वालिटेटिव चेंजेस जो है इम्पैक्ट तब पड़ेगा। आप लोग माफ कीजिएगा, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर रतन सर, क्या आप जो अम्बेडकर नामा बना रहे थे, या लक्ष्मण जो सोशल जस्टिस की क्लासेस चला रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए तमाम तकलीफों के बाद, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप आएंगे तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। हर एक शख्स मुंह खोल के कहता है कि मैं सोशल मीडिया पर अम्बेडकर नामा देख रहा हूँ, नेशनल दस्तक देख रहा हूँ, लक्ष्मण यादव, और आप लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप बिहार के किसी सड़क पर चले जाइए, या किसी भी हिंदी पट्टी में, खासकर जानते तो गैर हिंदी पट्टी में भी है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया, और SC ST OBC माइनॉरिटी तो इसको बात कर रहा है। और मैं लक्ष्मण, क्या लग रहा है जो हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश थी और बड़ा जो हिंदुआइजेशन फोल्ड था बिहार में, वो खत्म हो रहा है, और लोग SC ST OBC के लोग समझ रहे हैं इस बात को, और इसमें कैसे देख रहे हैं, कोई चेंज दिख रहा है? मैंने आपके दोनों जो फेवरेट कैंडिडेट थे, संदीप जिसको टिकट मिला, जिसके पास पैसा नहीं था, डॉक्टर रतनलाल सर जानते हैं, सतीश उनका एक शिष्य है, उसको भी 3000 रुपए थे, उसको भी टिकट मिला है RJD से, और एक अजीत कुशवाहा है, उनको भी टिकट मिला है, जिनके अकाउंट में भी 3-4 हजार रुपए थे। तो ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये क्या विधानसभा में भी बोलेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, और मैं रतनलाल सर की सारी बातों से सहमत होते हुए ही बात आगे बढ़ाऊं कि वाकई हम लोगों की जो भूमिका है, हम लोग विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं, और मैं तो केवल यह बात देख पाता हूं कि जिन रास्तों से चलकर हम यहाँ तक पहुंच पाए, हम ये साफ देख पा रहे हैं कि अब आने वाली पीढ़ियों में ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें लड़ना जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम जिन रास्तों पर चलकर आए, उन रास्तों को जो लोग बंद कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना। अब इसके लिए वाकई जो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, रिसर्चर्स हैं, छात्र हैं, उन लोगों ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, जब कई बार राजनीतिक दल पीछे खड़े होते थे, और इन्हीं विश्वविद्यालयों से वो मुहिम शुरू की गई, जिनको राजनीतिक दलों ने मजबूरी में कहने या बाद में उनको समझ में आया होगा, उन्होंने साथ दिया। तो इसलिए हमारी भूमिका जो है वो हम निभा रहे हैं, और बहुत बड़ा तबका है इन्हीं विश्वविद्यालयों में। जब रतनलाल सर या सुधांशु जी बैठे हुए हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, ये लोग जब लड़ा करते रहे होंगे तो बहुत कम लोग रहते होंगे, फिर भी इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। हाँ। अब तो एक संख्या जुट गई है जिसमें सबका बड़ा हो रहा है, तो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसकी आवाज लोगों तक जा रही है, और हमें भी फीडबैक मिलता है कि हम आपको सुनते हैं और देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि चलो उत्साहवर्धन होता है कि जितने लोग गाली देने वाले हैं उससे ज्यादा लोग सराहना करने वाले हैं। नेताओं की जहां तक बात है, तो मेरा तो साफ मानना है कि जैसा समाज होगा वैसा ही नेता होगा। अगर हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तो यही नेता बात कुछ और करेंगे, जब चुनाव आएगा तो वो उस भाषा को बदल देंगे जो उनकी वैचारिक भाषा है, फिर वो उस भाषा पर आ जाएंगे जिससे वो सीट जीत सके। तो हमारा काम है समाज के को नजर में रख के काम करना। हम वो भूमिका निभा रहे हैं, और जितना निभा पा रहे हैं, हमसे भी ज्यादा मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम सबकी साझा भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये नेता नहीं बदलेंगे तो ये समाज अगर जागरूक होगा तो नए नेता पैदा करेगा, नए नेता। सुधांशु, क्या लग रहा है, आप लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, नौकरी आप भी प्रोफेसर हैं, रतनलाल सर भी प्रोफेसर हैं, सूरज मंडल भी प्रोफेसर हैं, लक्ष्मण यादव भी प्रोफेसर हैं,
आप लोग जो खतरा उठा रहे थे, क्या एक तो आपका अंतरात्मा कह रहा था कि उठाए, उसका सोशल इम्पैक्ट अब दिख रहा है बिहार के चुनाव में। चूंकि 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, साफ साफ लोग कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी की कोशिश है, हम वोट नहीं बंटने देंगे। इस तरह की चीजों की उम्मीद थी। नहीं देखिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई का तो ऐसा है, जो गठबंधन है महागठबंधन, उसके उनके जो नेता हैं काफी दिनों तक पिछले उसमें एक्टिव रहे हैं। वो 200 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर में वो आते थे, भागीदारी करते थे। तो वो एक रहा होगा इन दिनों, एक अलग चीज है, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे थे, हम लोगों का उद्देश्य वही था कि सोसाइटी अवेयर हो, उनके साथ क्या गलत क्या सही हो रहा है उसकी जानकारी उन तक पहुंचे। और मुझे अच्छा लगा, मैंने आपका स्टार्टिंग रिमार्क मैं नहीं सुन पाया हूं, मैं थोड़ा देर से जुड़ा लेकिन जो मेरा ओवरऑल हम रिमार्क ये लोग था जितना कि फीडबैक एससी ले पा। एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जाति से ऊपर उठकर, जो जातियों में बटा हुआ समाज था, वो एक साथ वोट कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन बचाना है, निजीकरण को बंद करना है, और हम मंदिर में नहीं फंसेंगे, 370 में नहीं फंसेंगे। ये लोग तो कुशवाहा बहुत अच्छी पप्पू बात है यादव को इसके। साफ साफ कह रहा है ओवैसी को कि ये लोग वोट काटेंगे और बीजेपी आ जाएगी। नहीं, ये अगर ये रिपोर्ट, जैसे चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप गए हैं, और ये रिपोर्ट अगर है तो ये हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक, और आपके लिए भी, हमारे लिए भी, अजित जो भी रतनलाल सर जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण जुड़ा हुआ है, तो हम सबों के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाली चीज है कि इसका मतलब है कि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। और हम लोगों ने जो भी अभिव्यक्ति के खतरे उठाए, उसका जो हमारा पर्पस था कि भाई हमारा समाज समझे कि आपके बटने से, और जो जातीय, खास करके ओबीसी के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक जातीय पहचान की जो जो एक समझ रहती है कि हम अपनी जाति से बाहर नहीं जाते और हम अपनी जाति उत्थान के ऊपर लगे होते हैं। तो जो हम सब लगातार इस बात को कह रहे थे कि जाति से जमात की ओर समाज को ले जाने की जो हम कोशिश कर रहे थे, तो अगर हमारा समाज, जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं, और एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, जितना मेरे पास भी सूचनाएं हैं, जिन लोगों से हमने बात करी, एक दो लोग पॉलिटिकल संगठनों के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की भी एक पहचान है। वो लोग खुद ही कई बार जो भी कॉल वॉल आया कि भाई वो कहते हैं कि बिहार में ऐसा नहीं, हम लोग जैसे खास करके मैं उस तरह से नहीं था कि कंटिन्यूटी में कुछ करता रहूं। आंदोलन और कुछ मुद्दे हमने जरूर उठाए, मैंने खास करके, और रतन सर और ये तो लक्ष्मण तो अपना एक लगातार एक एवरी वीक ऑलमोस्ट एक कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप लोगों को भी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आप जिन मुद्दों को उठाते रहे उनसे लोगों का कंसर्न है। तो आप लोग चाहे भले ही बैकग्राउंड में हैं, इस चुनाव के अंदर उन सारे मुद्दों को जिनको आपने हवा दी, उठाई, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उसकी चर्चा है। उसमें आप बता ही रहे हो, निजीकरण वाला मुद्दा, जो रेलवे निजीकरण का खास करके है, बिहार की राजनीति के लिए मुझे हालांकि मैंने नहीं देखा है, महागठबंधन के नेताओं को उसको उठाना चाहिए था, और उसको और क्लियर कट टर्म्स में समझाना चाहिए था कि जो रेलवे का निजीकरण है, उसका बिहार के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ कि रेलवे खाली सरकारी नौकरी नहीं देता है, रेलवे के ऊपर बिहार की एक बड़ी आबादी की जीविका चलती है। कोई लड्डू बेचता है, कोई सिंघारा बेचता है, कोई समोसा बेचता है, कोई स्टेशन पे आके भुट्टा बेचता है, और ट्रेन जो है वहाँ गरीब रथ की तरह इस्तेमाल होता है। रेलवे की जो ट्रेनें हैं, खास करके पैसेंजर ट्रेनें, तो उसको नौकरी ही मिलेगी ऐसा करके नहीं है रेलवे निजीकरण का इम्पैक्ट होगा। नौकरी का और आरक्षण का एक मुद्दा जुड़ा हुआ है, लेकिन एक जो गरीब तबका है बिहार का, उसको रेलवे का डायरेक्ट इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो ये चीजें और उठनी चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, जितनी रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो जरूरी मुद्दे थे, जो जरूरी समस्याएं थी, उसको लेकर इस बार बिहार का मूड दिख रहा है। जो अभी आज ही मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि भाई फ्रांस में जो घटना हो रही है उसका इम्पैक्ट होने की संभावना बिहार चुनाव के अगले फेज में है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए विश्वास नहीं हुआ कि जो जितने भी आप लोग, जैसे जितने, खास करके नेशनल मीडिया को तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन यूट्यूबर्स जो जा रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, खेतों में, खलिहानों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनको अगर आप वॉच करते हैं, देखते हैं, जैसे आप गए, या अन्य जितने भी छोटे जो भी और यूट्यूबर्स हैं, तो उसमें जनता जो बातें कह रही है, वो कई चीजों को, मतलब जो हम आप समझते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका समझता है, और जिन चीजों के ऊपर बात करना हम लोग चाहते हैं कि इन चीजों पर बात हो, वो बातें जो है वहां की जनता कर रही है कि भाई रोड हो गया, बिजली हो गया, तो हम रोड और बिजली को खा के तो नहीं जिएंगे ना, हमको नौकरी चाहिए। हमको और युवा नेता है, वो नेता जो है आगे जा रहा है, उसको हमको इसलिए सपोर्ट करना है, कल हमको नौकरी देगा। और वो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहा है, तो उसमें 5 लाख लोग SC ST OBC के आएंगे।
और वहां जो पहचान है, आप देखिए कि लालू यादव की लोग बात कर रहे हैं, तेजस्वी सेकेंडरी है, लालू यादव प्राइमरी में है, क्योंकि उन्होंने सोशल जस्टिस की चीजों को आगे रखा हुआ है। सुधांशु नीतीश जी को सुधांशु लेकर एक हाँ, जो कह सकते हैं कि सूरज क्या मंडल जी, क्या लग रहा है ये जो आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पप्पू यादव को लोग कह रहे हैं कि ये वोट काट रहे हैं, क्या रिपोर्ट है आपको मधेपुरा से, आपको क्या लोग फीडबैक दे रहे हैं? मैं आपसे भी कह रहे हैं वो जो आवाज नहीं आ रही ठीक से। आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज में सूरज मंडल जी से प्रॉब्लम है। अगला सवाल लेंगे इनसे। ये कैसे हो गया रतन सर, ये शेड्यूल कास्ट जो है, आज मैं बात कर रहा हूँ, खासकर मैं पासवान टोले में जाता हूँ, तो इसमें एक बड़ा जी एक बड़ा कैच है इसमें। मुझे लगता है सूरज मंडल सर को एक बार फिर से कनेक्ट करना चाहिए, वो आवाज। रतन सर, ये कैसे हो रहा है, जो पहले था कि शेड्यूल कास्ट में जाति जो महादलित थे, जो पासवान समाज के लोग थे, जो रविदास समाज के लोग थे, वो सपा, बसपा, लोजपा और इसमें, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो कुछ वोट जाएगा, लेकिन जहां चिराग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, वहां वो कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे दलित समाज के लोग। और सबसे ज्यादा स्थिति नीतीश कुमार जी की खराब हो रही है, क्योंकि वहां लोजपा चुनाव लड़ रही है तो दलित वोट कुछ बट रहा है, लेकिन दो ऐसी कम्युनिटी है बिहार में, खासकर मुस्लिम और दलित, वो किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं चाहता है। देखिए, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और हमें लगा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो प्रयास किया वो सफल हुआ। और लेकिन हम बार बार, अगर सोशल मीडिया पे आप मुझे अगर देख रहे हो, तो बार बार हम नेताओं को भी आगाह कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना गड़बड़ होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी कई बार लूज कर जाता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, आप देखते होंगे जब हम आर्टिकल लिखते हैं या किताब लिखते हैं, तो लॉजिकल एंड पे जब तक नहीं ले जाते हैं 18 घंटे काम करते रहते, लगातार करते रहते। तो पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा, हम लोग कोई नेता, हम लोग कोई स्पॉन्सर भी नहीं करता, अपने खर्चे से सब काम करना होता है, जाना भी आता है, आना भी, सब कुछ। तो ये आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि न तो समाज हम लोग को स्पॉन्सर करता है, न नेता स्पॉन्सर करता, अपने जेब ढीला करके सब काम करना होता है, ठीक है। और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कोई नेता स्पॉन्सर करे। सिर्फ ये कहना है कि जागते रहो, और जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक आपको मुस्तैद और सचेत रहना। उसका कारण ये है, देखिए बिहार के वोटिंग पैटर्न को हम भी जानते हैं। अगर आप जितना उम्दा पिक्चर दे रहे हैं, अगर वो सही है तब तो हमें कुछ नहीं कहना है। फिर भी आपको एक एक कार्यकर्ता को, एक एक एक्टिविस्ट को घर घर जाइए, हाथ जोड़कर वोट देने के लिए निकालिए। नहीं तो देखिए, अति पिछड़ा वोट खिसकने की संभावना मुझे दिख रही है। मैं भी बात कर रहा हूँ बिहार में, अनुभव मेरा भी है गांव गांव घूमने का। दलित वोट एक मुश्त जो है कहीं नहीं जा रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ वोट जो है चिराग पासवान को मिलेगा, कुछ वोट बसपा और इनको भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, उपेंद्र जी को भी मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को। तो ऐसा नहीं है, इसलिए आपको मैं बार बार नेताओं से एक बात कह रहा था, और शायद वो बात अब फिर कहने की जरूरत आएगी। मैं बार बार कह रहा था कि आप कम्युनिटी लीडर्स बनाइए, कम्युनिटी लीडर्स। जैसे लालू जी के जमाने में भी आप देखेंगे तो दसई चौधरी थे, तो कई बड़े नेता आपको डिफरेंट कम्युनिटीज के, मंडल जी थे, मंगनी लाल मंडल, इस तरह के उनकी टीम थी पूरा, और कई लोग जो है बड़े नेता थे। तो मैंने कहा भी था कि अगर नेता बड़ा बनना हो, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर बनना हो, तो आपके पास 10 लोग ऐसे रहने चाहिए जो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बनने की जिनमें औकात हैसियत हो। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि अभी समय है, 2 फेज बाकी है, कल है, एक और है, कि आपको जो है ना हर समय सचेत रहना है, लोगों को, वोटर को मोबिलाइज करना है। लोकसभा चुनाव में हमने क्या देखा कि भाई, मैंने कहा भी, नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता को ही मैंने कहा, वो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं 32 सीट जीत रहा हूं। मैंने कहा कि आप चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि मैं पान के दुकान पर जाता था, मैं चाय पीने जाता था, तो वहां जो अति पिछड़ा वोट था वो वोट इनको नहीं मिल रहा, दलित वोट का बिखराव हो रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस आधार पर मैंने ये बात कही थी कि भाई आपको ग्रुप ऑफ लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। ये नहीं कह रहा हूं इसको बनाइए उसको बनाइए, यू हैव टू डेवलप एक्टिविस्ट। सिर्फ चुनावी नेता बनाएंगे ना, तो जीतने के बाद भी कौन नेता कितना करोड़ में कहां भाग जाएगा, इसकी क्या गारंटी? ये भी बात है ना, बीजेपी से ज्यादा पैसा किसी के पास है, पार्टी का पार्टी खरीद लेगा।
तो हम लोग का सिर्फ इतना आग्रह है, कहना है कि जैसे हम लोग को कोई नहीं खरीद पाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा, तो ऐसे लोग बनाइए जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो। कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही टूट के चली जाती है, राजस्थान में भी जो खेल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो आपको वैसे लोग जो अपने पॉलिटिकल सोच में, जिनके सेकुलरिज्म सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो, जिसके ब्लड में सोशल जस्टिस हो, सेकुलरिज्म हो, जिसके ब्लड में समता बंधुता हो, वैसे लोग को पुश करेंगे तो आप भले ही 4 लोग आपके साथ रहे लेकिन कोई भागेगा नहीं। याद है लालू जी के जमाने में भी 13 लोग भाग गया था, याद है कि नहीं याद है? तो आप ये गंभीर एक चुनाव का मसला नहीं है। देखिए आरएसएस और बीजेपी लंबी तैयारी करके बैठी हुई है। आप देखिए बिहार में कई नए चेहरे उन्होंने डेवलप कर दिए। भाई संजय जी का लड़का है गुरु प्रकाश, उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना है। निखिल हैं जो पत्रकार हैं, वो मनेर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे दलित से, पिछड़ों से वो नए जनरेशन का लीडर्स तैयार कर रहा है, और बहुत ही अच्छा बोलने वाला ऑरेटर्स, जो हिंदी अंग्रेजी सब बोल रहा है, उसको अपनी समझ है अपने हिसाब से। तो सिर्फ आग्रह ये है कि लड़ाई अगर लंबी, तेजस्वी यादव का भी कम से कम 40 साल करियर होगा, पॉलिटिकल करियर, मोर देन 40 ईयर्स। तो आपको तो टीम बनानी पड़ेगी वैसे ना जो 40 साल तक कमिटेड आपके साथ रहे। हम लोगों ने लीडर्स के साथ काम किया है, मान लिया हम कहीं नहीं है, हम लोग बहुत चुनावी राजनीति में बहुत दिलचस्पी भी हमारी व्यक्तिगत नहीं होती, लेकिन हम नहीं भी है वहां पे, तो हम पार्टी से ज्यादा ना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, देश भर में सभा कर रहे हैं, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बात हमारे लीडर्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक चुनाव का मसला नहीं है, ये पूरे राजनीतिक संस्कृति की लड़ाई का मसला है, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर का मसला है। एक चुनाव जीत जाएंगे, पता लगा उसी में से कितना लोग भाग के बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से इधर आ जाता है। तो ये खेल को समझिए। लक्ष्मण, क्या तेजस्वी से उम्मीद है कि वो इस पैरामीटर्स पर खड़े उतरेंगे, या अभी और क्या लग रहा है? और ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बात तो ये बिल्कुल ठीक बात है और बहुत जरूरी है कि असली खतरा केवल एक चुनाव का नहीं होता। वैचारिक लड़ाई में एक संगठन जो 95 साल से अनवरत काम कर रहा है, उसने जमीन पर अपने हर जाति के, हर तबके के लोग पैदा किए, कैडर ट्रेनिंग दी है, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। अगर उन्हें गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के विचार पर चलना है तो उनका दलित कैडर, ओबीसी कैडर और हिम्मत के साथ अपने अपने तबके पर काम करता है। सामाजिक न्याय के राजनीतिक दलों ने यह कैडर नहीं किया। जो मानवाकांक्षी शुरू तो किया था, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों ने उनको खास तवज्जो नहीं दी। वो चेहरे किसी भी समय करवट बदलते रहेंगे। आपको कैडर तैयार करना होता है जो बोलने में भी सक्षम हो, जो हर तरह से सक्षम हो और विपरीत हालातों में भी नेता का साथ में छोड़े। बुद्धिजीवियों से जो चिढ़ है, बौद्धिक लोगों से इस बात का पूर्वाग्रह है कि वो वोट नहीं दिलवाते, केवल आदर्श बातें करते हैं। जब आप हर तरफ से हार जाते हैं तो वैचारिक आदर्श ही आपको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और फिर से जमीन बनाने की बात करते हैं। CPI-ML, जिसकी कई बातों से मैं असहमत होते हुए मैंने तो चिट्ठी लिखी उनके महासचिव के नाम। उस चिट्ठी में साफ तौर पर यह था कि सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल है कि नहीं है, ये आप तय करिए। क्योंकि हम जिस वैचारिकी के हैं, हम तो मानते हैं कि सामाजिक न्याय में सब कुछ न्याय शामिल है, आर्थिक न्याय भी है। लेकिन CPI-ML ने एक अच्छा काम किया, जमीन पर लड़ने वाले कैडर को, जिसका नाम आप ले रहे थे, संदीप सौरभ, अजीत कुशवाहा, तमाम लोग, युवाओं की पीढ़ी तैयार की जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए, जिनको लेकर उनकी पार्टी में कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि ये नेता बन जाएगा तो कल को हमारी जमीन खिसक जाएगी, न उनका विरोध हुआ वहां। इन राजनीतिक दलों को, जो कि बड़े बड़े राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश और बिहार, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो ये सारे सवाल बहुत अहम है। इस बात की हम बधाई देंगे और शुभकामना देंगे कि आपने इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। इसके लिए सैल्यूट है आपको कि आपने रोजगार पर, शिक्षा पर, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई का नारा इस समय महागठबंधन के अगुआ लगा रहे हैं, इसके लिए उनको सैल्यूट है, बधाई है। लेकिन अगर आप असली वैचारिकी को एकदम हाशिए पर छोड़ देंगे तो रोजगार किसको, यह भी तो सवाल हम पूछेंगे। शिक्षा तो, विश्वविद्यालय तो, यही दिल्ली विश्वविद्यालय मंडल विरोधी आंदोलनों के गढ़ क्यों पले? क्योंकि शिक्षा तो मिल रही थी, लेकिन किसको मिल रही थी?
ये विचार बताता है कि शिक्षा मिले तो सबको मिले, रोजगार मिले तो सबको मिले। प्राइवेटाइजेशन का विरोध इसलिए करना है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, आदिवासियों का है। इन राजनीतिक दलों को अपना कल्चर वाकई बदलने की जरूरत है। कैडर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, वरना ये जो नए नेताओं की बिसात है, बीजेपी इस पर लगातार काम करती है, आरएसएस लगातार काम करता है। और हमारे तबके के लोगों में जो राजनीति में सक्रिय, हम लोग राजनीति में नहीं सक्रिय, राजनीति में सक्रिय लोग सबसे ज्यादा इस बात के शिकार होते हैं कि हमारी कुर्सी अगले ने छीन तो नहीं ली, इसलिए हम उसका ही विरोध करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। बुद्धिजीवियों को ये खतरा नहीं होता। बुद्धिजीवी तो इस बात में तेवर रखता है कि हम उनसे अच्छा आर्टिकल लिख लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर उनको चुनौती देनी तो हम किताब लिखेंगे। नेता की कुर्सी हमेशा खतरे में लगती है उसको। तो ये सामाजिक न्याय के राजनीतिक दलों को। लक्ष्मण, एक बात जो आपने कही कि बुद्धिजीवी वोट मोबिलाइज नहीं करते, और अभी शंभू कह रहा है कि 5 साल सोशल मीडिया पर जो संघर्ष चला है उसने समाज में जो है ना, नहीं भरोसा है तो नेशनल दस्तक के सारे वीडियोस देख लीजिए, कम से कम हमने 100 वीडियो डाले। समाज में तब्दीली हुई है तो वोट कहाँ से मोबिलाइज हो रहा है? एक दिन में तो मोबिलाइज हुआ नहीं। 5 साल लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, जो लिखा, पढ़ा, बोला, वीडियो डाले सोशल मीडिया पे, तो नेता ये समझ रहा है कि बुद्धिजीवी अगर वोट मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं तो कितने बुद्धिजीवियों का आपने कॉन्फ्रेंस किया, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए था। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कितने समाजवाद पे कॉन्फ्रेंस हुए, लोहिया पे कितने हुए, कर्पूरी पे कितने हुए। अभी जितना मनु स्ट्रीम मीडिया है सब जंगल राज का हल्ला खड़े हुए है। तो जंगल राज क्या था उस पर बहस कर लें। मैं परसों एक टीवी इस पे था, मैं वायर पे, तो मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझाया है कि कलयुग और जंगल राज पहले क्या समझिए। जैसे दलित पिछड़ा लोग का राज होगा वैसे इनको पेट में मरोड़ उठने लगता है। तो आपने बुद्धिजीवियों को बुलाया, कोई कॉन्फ्रेंस कराया, कोई मीटिंग कराई। आप क्या चाहते हैं कि बुद्धिजीवी अपना जान, नौकरी सब दांव पे लगा के आपके लिए खाली वोट मोबिलाइज करते रहें? आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको क्या इंटेलेक्चुअल्स बोझ लगते हैं, क्या लगते हैं? ये सवाल तो नेताओं से भी पूछना होगा। जितने, चाहे अंबेडकर पे लिखना हो, लोहिया पे होना हो, चाहे फूले पे होना हो, चाहे पेरियार पे होना है, जितने सब हुए हैं घटनाक्रम, वो कौन सब, कहां से, विश्वविद्यालय से कोई पूरा आंदोलन आगे बढ़ा है? तो ये बात हमारे नेताओं को समझनी चाहिए कि लोग आपसे मांगने कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जो वैचारिक जो जमीन लोग तैयार कर रहे हैं वो जाके पैसा देकर वोट नहीं कर सकता है, लेकिन कैडर जरूर तैयार कर सकता है। जी शंभू, कैडर तैयार। सुधांशु, क्या लग रहा है, अब भी आप लोग को कोई शक शुबा है, जिस तरह के ट्रेंड है, जिस तरह की रैलियों में भीड़ है और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, क्या मीडिया मैनिपुलेट कर पाएगी? एक चीज मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था। ये दोनों हमारे जो वरिष्ठ और एक हमारा साथी कह रहा था, देखिए, अगर पॉलिटिकल क्लास बिहार का ये समझ रहा है कि उनके वजह से उनको वोट पड़ रही है, पहले वो तो ये कंफ्यूजन निकाल। पिछले, अगर किसी नेता के करिश्मा पे वोट पड़ रहा होता तो 2019 में भी चुनाव हुए और उसके रिजल्ट भी हमने देखे। 2019 से लेकर 2020 के अंदर बड़े लेवल पर परिस्थितियां बदली है। एक बात तो ये क्लियर सबको समझना चाहिए, और उन परिस्थितियों को वहां के प्रशासक ने, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे से टैकल नहीं किया। उसकी एक बड़ी नाराजगी है। कोई भी देश के अंदर 10 लाख लोग अगर पैदल यात्रा करें, प्रेग्नेंट वीमेन पैदल यात्रा कर रही है, 5 साल 6 साल की बच्चियां पैदल यात्रा कर रही है, तो उसका, देखिए शंभू भाई, उसका गुस्सा है। और बिहार एक ऐसा समाज है जिसने हमेशा सम्मान की लड़ाई लड़ी। लालू जी के पीछे हम लोग अगर खड़े होते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि भाई कैसे, तो हम किस बात के लिए खड़े होते हैं? उन्होंने हमें सम्मान दिलाया, हमारे लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी। तो वो वही बिहार है, उसको ठेस पहुंची है उस पूरे दौरान। इस चीज को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। एक बात तो ये है, जो बात ये दोनों साथी कह रहे थे कि अगर आप वैचारिकी के ऊपर काम करेंगे, आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा कि आपकी सोसाइटी के किस मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहते, और उसके लिए जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए या जो सोसाइटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपके साथ लंबे अरसे तक, खाली एक्टिविस्ट की बात में नहीं कर, वोटर भी आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आपके पास एक सिद्धांत होगा, एक आपके पास ये विचार होगा कि आप कैसे, आपकी पार्टी जो है उस राज्य को कैसे आगे ले जाए।
अदरवाइज क्या होगा? ठीक है, ये चुनाव भी हारे, इस बार जीत जाएंगे, अगली बार कुछ और हो जाए। पॉलिटिकल वैचारिकी तैयार करने का या जो एक सिद्धांत है जिसके ऊपर किसी संगठन की नींव खड़ी होती है और जिसके ऊपर काम करना है, जो आरएसएस ने करके दिखाया 95 ईयर्स में, उसको अगर आप टैकल करना चाहते हैं, ये अलग बात है कि आप सोचे कि भाई हम 5 साल सरकार बना ली, अगली 5 साल कोई और बन जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं। वो तो हो सकता है क्योंकि वो फॉर द टाइम एक मोमेंट आता है जब, जैसे अभी नीतीश जी को लेकर 15 साल उनकी शासन है, एक बड़े स्तर की नाराजगी है, तो आप सत्ता में आ जाएंगे और आनी चाहिए, ठीक बात। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि हम लंबे अरसे तक सत्ता में बने रहें और अपने समाज के हित का काम करें, तो वो तभी होगा जब आपके पास समाज के लिए, आप जो समाज आपका वोटर, उसके लिए आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि और उनके हित में काम करने का आपके पास एक मिजाज हो। जो चीजें बहुत जरूरी हैं, जो हर एक जो दोनों तीनों जो हमारे खास करके जो सोशल जस्टिस के ऊपर लीडरशिप करने वाले जो हमारे संगठन हैं, उन सारे संगठनों से हम ये उम्मीद करते हैं, और उसमें इंक्लूडिंग नीतीश कुमार भी हैं। अगर वो चूक नहीं किए होते जो उन्होंने चूकें करी है तो नहीं होता वो। तो एक तो बात ये है। अब आपकी बात जो कह रहे हैं ना कि मैं होगा क्या, देखिए मेरी जितनी समझ है मोटे तौर पर, अभी रतन सर कह रहे थे कि जो अत्यंत पिछड़ा क्लास है वो नहीं है, साथ में काफी चीजें उसमें से दरक रही है, लेकिन ओवरऑल आप 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो फील्ड है या जो जिस प्लेटफॉर्म पर वो खेलते हैं, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आप दिल्ली का चुनाव हम लोगों ने देख लिया, कैसे इनका सबसे बड़ा लीडर उतर के किस तरह की बातें कर रहा था। तो उस तरह का जो हिंदू मुसलमान का मामला है, भारत पाकिस्तान का हवा खड़ा करने का मामला है, मुसलमानों को हवा के रूप में खड़ा करने का जो मामला है, और जो हिंदू खतरे में है का जो मामला है, ये जिसके ऊपर इनकी सबसे अच्छी बैटिंग होती है और खाली चौका छक्का इनका लगता है, वो इस बार बिहार के चुनाव में नहीं दिख रहा। एक बात तो बहुत स्पष्ट हम सबको समझ लेना चाहिए। और जो खास करके जो सबसे बड़ी आबादी, अगर हम संख्या के बल के हिसाब से देखें तो बिहार में मुस्लिम सबसे ज्यादा उनकी जनसंख्या है। इस बार उन वोटों में कोई बिखराव नहीं होने जा रहा है। उसकी वजह है वो एनआरसी है, सीए, नीतीश कुमार की जो पहले छवि थी वो आज की डेट में वो छवि नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ही काट सकते थे, बीजेपी तो वोट निकाल नहीं सकता। तो एक तो वो बहुत क्लियर कट है। जो दूसरा समूह है उसमें जैसे आपने खुद ही बताया, और ये रिपोर्ट्स आ रही, लोगों की नाराजगी उसकी एक वजह है। और एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सम्मान की लड़ाई है और धोखे के ऊपर बिहार बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इस चीज को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 2015 में जो गठबंधन हुआ था नीतीश जी और लालू जी का, उसको जिस दिन नीतीश जी ने तोड़ा था, भले ही उसका कोई पॉलिटिकल वो लोगों में ना दिखे, लेकिन एक बड़ी नाराजगी उस दिन से उभरी है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा, जैसे क्या था कि नीतीश जी ने एक पॉलिटिकल वो बनाया था और अपना एक क्या वोटर समूह खड़ा किया, दलित महादलित करके, पिछड़ा अति पिछड़ा करके। तो उसमें से जो रिपोर्ट इस बार लोग बता रहे हैं कि बहुत सारा दलित समूह जो जेडीयू का वोटर हुआ करता था, या जो अत्यंत पिछड़ा समूह जो जेडीयू का वोटर हुआ करता था, पिछले बार महागठबंधन में जब ये दोनों लोग मिले तो उनमें उनको खुशी हुई, उनको अच्छा लगा वो चीज। उनमें से काफी समूह जो है इस बार आरजेडी के साथ रुक गया, वो वापस जेडीयू के पास नहीं गए, ये रिपोर्ट भी है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मिलाएं तो आपको कहीं न कहीं, अच्छा एक चीज जो जिन चीजों के और जो लेफ्ट के साथ गठबंधन हुआ है, उसमें एक विश्वसनीयता का एक टूल है, आप इस चीज को समझिए। क्योंकि जो ये बातें जो कह रही थी ना निकल के जो आ रहे टूटने वाला, देखिए एक तो कांग्रेस भी अपना ये जो इनका सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम और आरजेडी, ये तीनों संगठन ऐसे हैं जो मोटे तौर पर एक संगठन के रूप में कभी बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। मतलब उनके कुछ लोग टूट जाएंगे, लेफ्ट का तो शायद नहीं टूटेगा, आरजेडी का भी लगभग जब उनकी सरकार बनती हुई दिखेगी तो उनके विधायक क्यों टूटेंगे। कांग्रेस में मान लीजिए एक शंका हो सकती है मध्य प्रदेश वगैरह को देख के, लेकिन फिर भी मान लीजिए अभी तुरंत चुनाव होकर तुरंत कोई रिजनेशन नहीं मारने जा रहा, और 2/3 लोग टूट जाएंगे, ये भी इतना आसान नहीं होता। दोनों ही चीजें, तो उसमें भी एक विश्वसनीयता है इस महागठबंधन के साथ कि अगर ये लोग जीत के आते हैं तो सरकार बनने की पूरी संभावना रहेगी। 2-4, 1-2 ऊपर नीचे, 2-4-5 सूरज मंडल से आखिरी टेक लेंगे सर, उसका एक सवाल और है मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरज मंडल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही है सर। हाँ, क्या आपकी क्या रिपोर्ट है? आप तो पूरा पूर्वांचल के किंग हैं, आप लोग, आपके परिवार से। शंभू जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चुनौतियां हैं। पहला, 30 साल बाद एक सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार में बनाना, और दूसरा ईवीएम के क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना। इस दोनों के बीच में वो क्या खेलेगी, किस तरह से उनका
आचरण होगा ये देखने योग्य है। बाकी विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथी डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर सुधांशु जी कर चुके हैं, और वैचारिकी दृष्टिकोण से मैं 100% सहमत हूं जो वो बात कहे हैं। लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है, यानी ग्राउंड पर जो आप देख रहे हैं, उसमें ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव कहेंगे और आगे गए तो उनका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ईवीएम के साथ भी। और ऐसी परिस्थिति में आप वीडियो बंद कर लीजिए को बरकरार रहते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को पावर में आना है तो उसको कोचिंग करना हो, और वो जो कोचिंग होती है वो उन लोगों की होती है जो पैसे के बल पर टिकट लेते हैं, जो पैसे के बल पर पद बिकेंगे कितने हैं, क्योंकि उनका धर्म और राजनीतिक विचार नहीं पैसा है। और सबसे बड़ा इस जो आपत्ति है इस चुनाव में मुद्दों को लेकर, उसमें जो है कि आप वीडियो बंद कर लीजिए सर, वीडियो बंद कीजिए सूरज जी। चलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम। रतन सर एक सवाल, आप लोग दिल्ली में है, मेरा हाँ बताइए बताइए। वीडियो बंद कीजिए ना। नहीं, मेरा एक प्रश्न है शंभू जी। मेरा एक प्रश्न है कि जो ठीक है, वीडियो मत ऑन प्रश्न है कि क्या जो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सामाजिक न्याय हो गया, इसलिए आप आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जाति टूट रही है, ऐसे ट्वीट आ रहे हैं। कहाँ टूट रहा है? एक भी ठाकुर वोट, एक भी ब्राह्मण वोट अगर राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाए तो मैं मान लूंगा कि जाति टूट गई है। आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैंने कहा था गैर सवर्णों में जाति टूट रही है, सवर्ण समाज धर्म हिंदू धर्म की वजह से और मुसलमानों से की वजह से बीजेपी आरएसएस के साथ है। नहीं शंभू जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं। जो लोग यहाँ प्रवक्ता बने हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो कह रहे हैं कि जाति टूट रही है और सवर्णों का बहुत अथाह समुद्र जो है तेजस्वी को सर पर रख के और जनेऊ के बड़े सिंहासन पर बैठा रहा है, ऐसी बात सुनने को आ रही। तो हमारा प्रश्न यही है कि ये बात बरगलाने के लिए है। वोट रहेगा हमारा, वोट रहेगा पिछड़ों का, वोट रहेगा दलितों का, अल्पसंख्यकों का, और क्रेडिट लेने के लिए आज जो लोग आगे खड़े हैं वो सरासर अन्याय कर रहे हैं, वोटरों के साथ भी और इस चुनाव के साथ भी। अतः मुद्दा जो है वो क्लियर कट सामाजिक न्याय का मुद्दा है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल आगे आने वाले 2 चरणों के चुनाव में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है तो मुखर रूप से सामाजिक न्याय के प्रश्न पर अपनी बात को पूरे ताल ठोक कर कहना पड़ेगा। नहीं तो जिनके चक्कर में पड़े हैं उस चक्कर में उनका अगर कहीं नुकसान हो जाए तो ये बात वैचारिकी वगैरह रह जाएगी अपनी जगह पर, और सत्ता भारतीय जनता पार्टी लेकर, चाहे एन तेन प्रकार जैसे भी होगा वो लेकर, जैसे अन्य राज्यों में उन्होंने अपने असल चाल चरित्र और चेहरा दिखाया वही दिखा देंगे यहाँ भी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे के जो प्रश्न हैं और जो चुनाव में मुद्दे हैं उसको बहुत ताल ठोक कर और बड़ी ही सूझबूझ के साथ राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी शुभकामना उनको। रतन साहब, दिल्ली में क्या चर्चा चल रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? मीडिया भी देख रहे हैं, चर्चा भी चल रही है, एक छोटा टेक जरूर दीजिए कि दिल्ली देखिए ऐसा है, क्योंकि मैं दिल्ली से खबर तो सही आ रही है कि महागठबंधन की सरकार बन रही, ठीक है, लेकिन मैंने पहले कहा कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए जागते रहो और जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक भिड़े रहो। अगर सरकार बन जाएगी तो असली चुनौती 10 तारीख के बाद शुरू। आप मेरी बात समझ रहे हैं? असली चुनौती 10 तारीख के बाद शुरू होगी। मंत्रिमंडल कैसे बन रहा है, एजेंडा सेटिंग कैसे हो रहा है, कैसे नौकरी का एडवर्टीजमेंट कैसे आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग कैसे काम करेगा, ये सब समीक्षा तो 1 साल सरकार को टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने टाइम दे, 6 महीने के बाद सब बाहर आने पड़ेगी। तो असली चुनौती होगी 10 तारीख के बाद, खास तौर से सरकार बनने के बाद। और हम लोग तो वैसे भी नेताओं के नजर में हम लोग की कोई हैसियत ही नहीं समझता है। मास्टर लोग, पढ़ने उड़ने वाला मास्टर है, वोट थोड़ी दिला सकता है। वोट तो आराम मशीन का ठेकेदार
अब बालू का ठेकेदार दिला सकता है। और ये नहीं है, इनको शायद नहीं पता है नेताओं को कि तमिलनाडु में जो पेरियार ने जो पृष्ठभूमि बनाई, आज तक वहां संघ और बीजेपी एंटर नहीं कर पाई, उसमें लंबे समय तक वहां वैचारिक रेसिस्टेंस बना रहा। तो इसीलिए देखिए, शुभकामनाएं हैं, लेकिन 10 के बाद हम लोग इस पे फिर चर्चा करेंगे जी। 10 के बाद चर्चा करेंगे। सुधांशु जी, क्या चर्चा है? जी टीवी अखबार देख के क्या लग रहा है, दिल्ली में आप लोग के बीच क्या चर्चा है? नहीं, अभी तो जितनी समझ है उसके हिसाब से सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जो आप अगर पूरी रैली को वॉच करेंगे तो एक होती है कि जो भीड़ होती है वो आप पॉलिटिकल चुनाव के दौरान कुछ जो है दिहाड़ी पर भी लोग लाए जाते हैं, कुछ बसों में भरकर भी लाए जाते हैं, वो एक भीड़ का अलग स्वरूप होता है। अभी जो इनके महागठबंधन के नेता के रैली में लोग जो दिख रहे हैं वो उसी तरह की भीड़ और उसी तरह के जोश और ऊर्जा से लोग आ रहे हैं जैसे 2014 की नरेंद्र मोदी जी की रैली में लोग जिस तरीके से आते थे। तो वो काफी कुछ संकेत है कि जो रिजल्ट होगा वो महागठबंधन के पक्ष में होने जा रहा है। बाकी गोदी मीडिया का जो सर्वे है उसको भी अगर आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने भी एक अपने लिए एक लूप होल छोड़ के रखा हुआ है कि कल वो अपनी फेस सेविंग कर पाए। जो दोनों तीनों चैनलों ने जो प्रसारित किए थे, अगर आप उसको उठा के देखें तो उन्होंने एक टोटल जो एक तो बहुत छोटा सैंपल साइज लेकर काम किया है इन लोगों ने, और जिन्होंने बड़े सैंपल साइज भी लिए हैं 33,000 के आसपास जो सैंपल साइज सी वोटर वाला कह रहा है, उसमें भी आप देखिए तो उन्होंने एक एरर मार्जिन का जो स्पेस छोड़ा हुआ है, लगभग 14% लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि वोट किसको देंगे। ये वो कह रहे हैं, वो इन्होंने ये तय तो कर लिया कि वोट देंगे, लेकिन वो किसको देंगे वो उनका मानना है कि अब 14% एक बड़ी आबादी होती है। 14% क्या 4% पे इधर जिस तरह का कांटे का टक्कर चुनाव में चल रहा है तो वो तो 2 से 3% में इधर का उधर हो जाएगा पूरा खेल। तो जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 14% लोगों ने उनको बताया ही नहीं कि वो किसको वोट देंगे, और ये समझने की बात है समूह जी, हम सब लोग बिहार को जानते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वो कौन लोग होते हैं जो चुप रहते हैं बिहार की राजनीति, है ना? वो तबका कौन है? वो तबका ऑब्वियस है कि वो तबका ऊपरी क्लास वाला तबका नहीं है, क्योंकि ऊपरी क्लास अपनी बातें मुखरता से कहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं ये मान रहा हूँ कि इस बार जो मुस्लिम आबादी है वो खुल के बातें कह नहीं रहा है कि वो किधर जाने वाला है, जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन वो जाएगा किधर ये सबको अनुमान है। तो इसलिए उस सर्वे के आधार पर भी अगर आप चलते हैं ना तो भी महागठबंधन की तरफ चीजें जा रही है। लेकिन एक चीज मैं लास्ट में खाली जोड़ना चाहता हूँ, जो सूरज सर ने कहा, देखिए हमारे लीडर्स को और हमारे सोसाइटी एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम ये देखते हैं, आप इस चीज को गौर करके देखिए कि जो खास करके जो अपर क्लास है वो उस रथ पे जल्दी से चढ़ जाता है, उस घोड़े पे जल्दी से सवारी कर लेता है जिसके आने की संभावना प्रबल हो जाए। और ये आपको आज से नहीं दिखेगा, मायावती जी के टाइम को उठाकर देख लीजिए, फिर अभी जो है स्थिति उसको देख लीजिए, और आगे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा उसको देख लीजिए, और पूरे अनुमान लगा लीजिए कि वो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव की दिशा किधर जाने वाली है। तो वो लोग पहले से जो है ये हवा खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि देखो जी हम इनके साथ हैं, और उनका एक मैसेज चला जाता है कि हमारी वजह से आप। सवाल ये है कि 14% की आबादी वाला व्यक्ति जो समूह है वो ये दावेदारी ठोकता है, और 85% की दावेदारी जो है लोग उसको, हमारे नेता उसको खारिज कर दें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। ये हमारे नेताओं को समझना पड़ेगा कि आप अगर आज सत्ता में बैठने जा रहे हैं या आपको कुर्सी मिलने जा रही है तो उसमें जो महत्वपूर्ण भागीदारी है उस 85% में एक समझदारी विकसित है, उसको इनको काउंट करना पड़ेगा। ये लोग जो कहते हैं एक चढ़ते सूरज को जो सलाम करने वाले जो लोग आ जाते हैं, और जो रतन सर ने कहा कि भाई वो चीजें दिखेगी, हो सकता है कल सरकार बन जाए मान लीजिए 10 नवंबर के बाद, तो वो क्या उस सरकार के अंदर सोशल जस्टिस का एक पूरा ढांचा दिखता है कि नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें भी गौर करने की बात होगी। नहीं तो फिर बात वही हो जाएगी, वोट हमारा राज तुम्हारा वाली बात बन के रह जाएगी। लक्ष्मण, तो जो जिन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं फिर वो हमारा आइडियोलॉजी पर मजबूती से काम करना पड़ेगा इन लोगों को, अगर सस्टेन करना है, नहीं तो आते जाते रहेंगे, 3 बार मुख्यमंत्री बन के भी जेल खटेंगे। क्या बीजेपी से लोग सीख गए होंगे? बिल्कुल ठीक। अच्छा लक्ष्मण बोलिए। नहीं, आप कह लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। आप सब लोगों से क्या बीजेपी से सीखे होंगे ये लोग कि कैसे आइडियोलॉजिकली सस्टेन किया जाता है, नहीं तो आप एक आध बार गुस्से की वजह से आ जाएंगे, उसके बाद फिर आप जेल जाएंगे लालू यादव की तरह। नहीं, मुझे नहीं लगता, देखिए अभी भी नहीं लगता, मैं इस चीज पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए उसकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही। आप
नहीं, सोशल अभी मीडिया पर आप लोग जो आप ट्रेंड इनके कर रहे हैं, को मैं उठाकर देखेंगे तो आप उनके यहाँ सुनिए, तो मैं रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है। नेशनल दस्तक बंद कर दूंगा। आप लोग किसी जिला में आइए, आप तमाम लोग जो अभी नेशनल दस्तक पर हैं, और अगर आदमी आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा लिखा तबका, यहाँ तक कि जो छोले भटूरे बेचता है, जो जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, अगर वो न जानता हो तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। ये नहीं, इम्पैक्ट मैं है नेशनल चुनाव दस्तक का। की बात कर नहीं, नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है, मैं नेशनल दस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को नेशनल अरे दस्तक को, भाई, आप लोगों को जो आपके भाई पास ऐसा है, वो मैं जानता हूँ था। बात, वो मैं जानता हूँ। एयरपोर्ट में जाता हूँ तो टैक्सी वाला भी पहचान लेता है। हाँ, तो वो तो लोग पहचान ही रहे, लेकिन नेता लोग अभी भी बाबा का आशीर्वाद लिए जो है, उनकी बात बनती नहीं है। वही सवाल है लक्ष्मण, क्या बीजेपी ने इन लोगों को इतना तो सिखा ही दिया होगा कि आइडियोलॉजिकली कैसे सस्टेन करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। दरअसल आपके सवाल के साथ मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह हमको दिखना चाहिए। मैं तो इस बात की बिल्कुल शुभकामना दूंगा कि ये महागठबंधन जीते और कम से कम संविधान विरोधी ताकतें, सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें हारे, पहली बात। लेकिन यह केवल एक चुनाव का मसला नहीं है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि आप उसके बाद क्या करेंगे, आप किसको सरकार में क्या पद देते हैं, क्या करते हैं, आपका कैडर क्या करेगा। और अभी बिहार का चुनाव है, बिल्कुल वहां तो क्लियर एक गठबंधन बन गया। बावजूद इसके हमारे ऊपर यह आरोप लगाने वाले लोग भी तो है ना कि भाई एक सामाजिक न्याय का दूसरा भी गठबंधन है, तीसरा भी गठबंधन है। तो अभी यह भ्रम कुछ हद तक लोगों में है, और इस भ्रम की वजह सामाजिक कार्यकर्ता, विश्वविद्यालयों के एक्टिव जो लोग हैं, एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, छात्र और शोधार्थी नहीं है, नेता है। क्योंकि नेताओं ने यह भ्रम कायम किया है। और नेता, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं सामाजिक न्याय के नामलेवा किसी भी राजनेता से इस हद तक कि मैं यह भरोसा करूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत मूलभूत सीख ली होगी। मैं इस सवाल का जवाब खोज रहा हूं। अगर ये सीख नहीं लेंगे तो ये रिजल्ट समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। नहीं भरोसा है तो कम्युनिकेशन की वजह से, जो सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन आया है, पहले जंगल में मोर नाचा कौन देखा, ये स्थिति थी। पिछले 5 साल में जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, मैं बिहार में पहले, पूरे देश में, और मीडिया और अखबार कहता है कि बिहार यूपी में जातिवाद है। दरअसल यहाँ जातिवाद के खिलाफ जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो लड़ता है। बिहार चुनाव में जो देखने में मिल रहा है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो जाति और धर्म की वजह से RSS और बीजेपी के साथ हैं। पहली बार बिहार में जो बहुजन परसेप्शन है वो काम करता दिख रहा है। ये जरूर है कि जो तमाम ये जो प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, उनकी एक अपनी पहचान बनी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर इंटेंसिटी बरकरार रहा और सोशल मीडिया का इसी तरह से सोशल मीडिया पर ये लोग बोलते रहें, जान बची रहे, अगर जान तभी बचेगी जब बीजेपी नहीं आएगी, नहीं तो यूपी की तरह आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया का ह्यूज इम्पैक्ट है, और यकीन मानिए सिर्फ जहाज से रैली करने से वोट नहीं बन रहा है। पिछले 5 साल से जो लोग त्रस्त हैं, जिन लोगों ने काम किया है, रिस्क उठाए हैं, उसकी वजह से जो युवा वर्ग है खासकर, उसको लगता है कि टेलीविजन और अखबार जो है वो हमारा हितैषी नहीं है। और अगर टेलीविजन अखबार पर भरोसा होता तो फिर हिंदू मुस्लिम का मसला बिहार में हो जाता। बिहार के लोगों ने जिस तरह काम किया है, और तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी लगातार चर्चा हो रही है। नतीजे जरूर 10 तारीख को आएंगे, लेकिन ये तय है कि बिहार की राजनीति बहुत बदली है, बहुजन समाज बहुत बदला है, और जो लोग भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको इतिहास जरूर याद रखेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आप लोग की क्या राय है। और अगर बिहार के लोग इस डिबेट को देख रहे हैं तो आप जरूर बताइए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ अतिशयोक्ति है, अभिभूत हूँ, या सचमुच ग्राउंड पर ये हकीकत है। आप सब लोगों का आज ही चढ़वा दो, आज ही चढ़वा दो, कल चुनाव है अभी, आज ही चढ़वा दो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।